नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो को आपने खूब सारा प्यार दिया और फटाफट अगली वीडियो लाने को कहा। दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारी ये दूसरी वीडियो जो कि पेडागोजी के ऊपर है, टॉप 50 क्वेश्चंस की। अच्छा, जिन भी विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए होता है पूरे क्लास का, उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 2 uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in teacher English as, अभी क्या बोला जा रहा है, अ टीचर ऑफ क्लास 2 मतलब दूसरी कक्षा की जो टीचर है, शिक्षक है, यूजेज लर्नर्स नॉलेज जो कि शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करती है, एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन, और उनकी भाषा का प्रयोग करती है ताकि वो क्या बना सके, ब्रिज बना सके, बिटवीन बीच में, हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी जो मातृभाषा है और जो अंग्रेजी भाषा जो लक्ष्य भाषा है उस पर टीचिंग। हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ, और शिक्षक यहाँ पर जो लर्नर जो शिक्षार्थी है उसकी जो मातृभाषा है उसको वो कैसे यूज कर रही है, उस बच्चे का मातृभाषा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। हिंड्रेंस बाधा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी मातृभाषा बाधा बन रही है नई भाषा को सीखने के लिए। ट्रांसलेशन उसकी जो मातृभाषा है वो अनुवाद बन रही है नई भाषा के लिए। अगला रिसोर्स संसाधन बन रही है बच्चे की मातृभाषा। और पैटर्न पैटर्न बन रही है बच्चे की मातृभाषा। तो याद रखिएगा, कभी भी नई भाषा को सीखने के लिए जो बच्चे की जो पुरानी भाषा जो मातृभाषा होती है वो हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है, जिस पर हम नींव रख करके नई भाषाओं को बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिसोर्स संसाधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। Which one of the following is a correct statement about a textbook? इनमें से कौन सा टेक्स्ट बुक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है? याद रखिएगा, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वहां पर नॉट करेक्ट पूछा था और मैंने वहां पे करेक्ट बता दिया था, जो कि मैंने पिन कमेंट में डाल भी दिया था। यहाँ पर एक्चुअल में क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं कि क्या एक्चुअल में सही है नोटबुक के बारे, टेक्स्ट बुक के बारे में। किसके बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में, मतलब जो स्कूल में जो पाठ्य पुस्तक मिलते हैं उसके बारे में। अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर। जो टेक्स्ट बुक होता है वो शिक्षक के लिए क्या होता है, अंतिम वस्तु होता है। पहली बात तो याद रखिएगा, कोई भी अंतिम कुछ इसमें नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस बाधा, ठीक है, बाधा ऑब्स्टेकल एक ही बात है, ठीक है, हिंड्रेंस एक ही बात है। ओनली, नेवर, ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कभी भी प्रयोग नहीं होते यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली, ठीक है, ओनली थिंग, लास्ट थिंग क्या बोला गया है, फाइनल थिंग, तो आखिरी चीजें नहीं, ऐसी बात नहीं। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। पाठ्यक्रम में जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने में मदद करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। द टेक्स्ट बुक्स आर द ओनली सोर्स, देखिए ओनली आ गया, तो जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है, केवल एकमात्र स्रोत है, ये गलत बात है। ठीक है, इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन, हाँ ये क्या है, एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए पूरे साल की जो गतिविधियां है, शैक्षणिक गतिविधियां, उसके लिए प्लानिंग है। क्या है ये, प्लानिंग है, एक बुक है, इसके अनुसार गतिविधियां कराई जाने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज? किस एक्ट के अंदर इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मान्यता प्राप्त हुआ? देखिए, पहली बात, जब अंग्रेज भारत से गए तो भारत में उस समय पे सारी जो कार्यकाल है, सब चीज जो है कार्यकारिणी किसमें चल रही थी, अंग्रेजी भाषा में चल रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज में चल रही थी। तो एकाएक उसको परिवर्तित कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो भारत सरकार ने जब संविधान बनाया, ठीक है, जब भारत में संविधान बना तो उसमें लिखा गया कि जो अंग्रेजी है वो अगले 15 साल तक भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, कार्यकालीन भाषा रहेगी। कब, 1950 से 1965 तक। मैं लास्ट क्लास में इस बात को बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया 1963 आया, मतलब 13 साल हो चुके थे। तो वहां पर क्या किया गया, 2 साल के लिए पूरा हिंदी डेवलप किया गया 13 साल तक। फिर वहां पर 2 साल के लिए क्या किया गया, 65 तक, 63 तक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना करके इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज बनाया गया, मतलब उसकी जो सहायक भाषा बनाई गई कि जहां पे हिंदी में काम अटक जाएगा वहां पे हम इंग्लिश में काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, जो इंग्लिश है उसको एसोसिएट लैंग्वेज कब बनाया गया, तो ये कौन सा एक्ट है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 में है, मैंने बताया था। और बाद में फिर इंग्लिश की उपलब्धता को देख करके उसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जो कि आर्टिकल कहां पर है, 3432 में है। आर्टिकल 3431 में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आर्टिकल 3432 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। तो अब इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपका, हिंदी है, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन 1963 से 65 तक इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में बनाया गया था। वही बात यहाँ पे बोला, कौन सा एक्ट है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 हमारे संविधान में ये है। आगे बढ़ते हैं अपन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेज इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। क्या कहा जा रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, किसके संदर्भ में? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, थ्योरी किसके बारे में? बहुत सारे बुद्धिमत्ता के बारे में जो थ्योरी है उसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस रिलेटेड टू इंग्लिश। पहली बात तो देखिए, ये जो एक थ्योरी है इसके बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें देखो ये थ्योरी आया कब है? तो 1994 में ये थ्योरी को दिया गया। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि किसने इस थ्योरी को लॉन्च किया। ठीक है, मैं आपको डेट बता रहा हूँ 1994। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें टोटल 8 प्रकार की क्या है? इंटेलिजेंसीज हैं। इसमें क्या है? 8 प्रकार के इंटेलिजेंसीज हैं। और कहा जा रहा है कि इन 8 प्रकार में से कौन सा लैंग्वेज से संबंधित है? किससे? लैंग्वेज से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दीजिए, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी इंटेलिजेंसीज ये है ही नहीं। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंसीज, वोकैबुलरी ग्रामर इंटेलिजेंसीज, विजुअल स्पेशल, देखिए ये भी नहीं है। पहली बात तो ये 8 इंटेलिजेंसीज में ये दोनों तो शामिल है ही नहीं। ये दोनों शामिल है, कौन है? ये दोनों, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, दोनों के दोनों शामिल है। लेकिन क्या पूछा गया अपने को? लैंग्वेज के बारे में पूछा गया। तो ये क्या है आपका? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, भाषाई शाब्दिक बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये विजुअल स्पेशल क्या है? किसी चीज को देख करके उसके बारे में निर्णय करना, उसके बारे में अवलोकन करना, क्या है? ये विजुअल स्पेशल है, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित नहीं है। हालांकि ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस में शामिल जरूर है, पर अपन को यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, हम सारी चीज़ों को थ्योरी में करेंगे। मैं छोटे छोटे थ्योरीज के वीडियोस बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे आप लोगों का डिमांड था। अभी अपन क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपन इस सीरीज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 वीडियो में। उसके बाद अपन क्या करेंगे? थ्योरी में आएंगे, पूरा पेडागोजी अपन थ्योरी में पढ़ेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या आता है अपन, यहाँ पर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंसेस, जो कि लैंग्वेज से संबंधित है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में। आपका होमवर्क ये है, कमेंट कीजिएगा कि ये कहां पर किसने ये इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। आगे बढ़ते अपन। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। एक बच्चा नए स्कूल में एडमिशन लेता है, बोला जा रहा है। द टीचर वॉज सरप्राइज टू, जो शिक्षक है वो सरप्राइज हो जाती है, ठीक, आश्चर्यचकित हो जाती है। किससे? देख करके। क्या देख करके? दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज। वो जो विद्यार्थी है वो 4 भाषाओं को बोल सकता है। यह देख करके जो शिक्षक है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, बट कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। वो जो बच्ची है, जो शिक्षक है वो देखती है कि एक बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन लिया है। ठीक है, मतलब बच्ची है, जो शिक्षक है वो देखता है कि एक जो बच्चे वो स्कूल में एडमिशन ली है और वो 4 भाषाओं को बहुत फ्लुएंटली बोल पाती है। इससे जो शिक्षक है वो आश्चर्यचकित हो गया है। ठीक है, लेकिन वो जो बच्ची है वो अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, इंग्लिश नहीं बोल पाती है। ठीक है, तो शी इज अ, तो वो बच्ची क्या है? बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है, मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषी है, लिंग्विस्ट है, भाषाविद है, मोनोलिंग्विस्ट है, मतलब एक भाषी है। तो एक्चुअल बात है द्विभाषी नहीं है, क्या है? मल्टीलिंगुअल है। क्या है? मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषी है। क्या है वो? बहुभाषी है वो बच्ची। ठीक है, केवल इंग्लिश बोलने से ही व्यक्ति बहुभाषी नहीं होगा, उसको 4 भाषा आती है। 2 भाषा आए तो बहुभाषी, 1 भाषा आए तो मोनोलिंगुअल। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? भाषाविद, जो भाषा के बारे में क्या करे? सोर्स खोज करे। और यहाँ पर मल्टीलिंगुअल मतलब जो बहुभाषी हो। तो बच्ची क्या है? बहुभाषी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, किसी ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन पूरा पढ़ने दिया कीजिए। देखिए आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ आपके लिए। इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोरेंस। बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश पढ़ाना जब बच्चा क्या करे? इग्नोर करे। ठीक है, किसको? अंग्रेजी को, और हर जगह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे। हम लोग क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और मैंने क्या कहा? इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता ही नहीं है, डिफिकल्ट जैसा, कठिन जैसा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द एवरी फर्स्ट डे। स्कूल के पहले दिन आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना है? बच्चे को एक सारणी देना है। किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। ऐसा कभी होता ही नहीं है, याद रखिएगा, ये बहुत गलत तरीका है। पहले बच्चों को आपको दिखाना है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, कितना अच्छा आप उसको समझा पाते हैं, आप उसके दिमाग तक कितना घुस पाते हैं, उसके बाद आप ये सब दीजिए। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। जो बच्चे हैं, बच्चे वो स्कूल आते हैं क्या करके? टीजर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब वो अपने अनुभवों का खजाना लेकर के आते हैं। एंड देयर मदर टंग, और अपनी मातृभाषा का खजाना लेकर के आते हैं। एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स, जो कि क्या करते हैं? जो कि भूमिका निभाते हैं उस बच्चे के जो अनुभव है, जो मातृभाषा, किसके रूप में? रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में भूमिका निभाते हैं। किसमें? अंग्रेजी सीखने में। ये बात बिल्कुल सही है। जब बच्चा जितना अनुभवी होगा, जितना वो एक भाषा को जान रहा होगा, उसी माध्यम से वो दूसरी भाषा को रिलेट कर पाएगा और सीख पाएगा। ये बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन लर्न्स फर्स्ट लैंग्वेज इन अ
हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। जो बच्चा है उसकी जो पहली भाषा है वो क्या है, हर्डल है, बाधा है, हो ही नहीं सकता, कभी बाधा जैसे वर्ड होते ही नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट सेंटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीएफ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है, समझिएगा क्वेश्चन का क्या मतलब बताया है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विषय, उसके अनुसार अंग्रेजी क्या है भारत में। याद रखिएगा, एनसीएफ नहीं कहा था, एनसीएफ नहीं कहा है, एनसीएफ 2005 जो कि किसके द्वारा है, एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया, किस द्वारा दिया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया, कब, 2005 में। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एनसीएफ ने कहा कि बहुभाषी देश जैसे कि भारत, ऐसे देशों में अंग्रेजी क्या है, आपका ग्लोबल लैंग्वेज है। एनसीएफ का ही कथन है, ये याद रखिएगा, आप कभी भी वहां पे सेकंड लैंग्वेज मत मारिएगा, याद रखिएगा एनसीएफ का ही कथन है कि बहुभाषी देश जैसे कि भारत, क्या बोला गया, बहुभाषी देश जैसे कि भारत, इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है आपका, सॉरी, इंग्लिश क्या है आपका, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। लेकिन जब पढ़ने के दृष्टिकोण से बात, देखिए एनसीएफ ने दो बात कहा है, भारत में पढ़ने की दृष्टिकोण से क्या है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, बहुभाषी देश जैसे कि भारत, इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अनुसार बोला जा रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करने को, भारत के बच्चों में या फिर भारत देश में अवलोकन के अनुसार बोला जा रहा है। तो भारत क्या है, एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स लिंग्विस्टिक देश है, जहाँ पर बहुत विविध विविध प्रकार की भाषाएं हैं, उसके अनुसार भारत के बारे में पूछा जा रहा है, एक बच्चे के हिसाब से पूछा जा रहा है। स्कूलों में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज एनसीएफ के अनुसार, लेकिन एक भारत के अनुसार, ऑब्जर्वेशन के अनुसार, याद रखिएगा, जो ग्लोबल लैंग्वेज है क्या आपका, इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज आ जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो, ठीक है, लेकिन अब मेरे हिसाब से वो बिल्कुल क्लियरिफाई करके देगा कि वो क्या बोल रहा है, मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया बोल रहा है कि या फिर इन इंडियन स्कूल्स बोल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, लैंग्वेज इज नॉट, भाषा क्या नहीं है, इंस्टिंक्टिव, सहज मतलब साधारण, सोशल सामाजिक, आर्बिट्री मनमाना, मनमाना, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। अब बताइए भाषा क्या नहीं है। पहली बात तो देखिए मैंने पहले बता रखा है, भाषा क्या है तो मनमाना है, भाषा क्या है, मनमाना है, भाषा क्या है, सामाजिक है, भाषा क्या है, प्रतीकात्मक, उसमें सिंबल्स होते हैं ना, ए बी सी डी आ ई का क्या खा, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा सहज नहीं है, भाषा क्या नहीं है तो भाषा सहज नहीं है। आंसर ये हो जाएगा, भाषा सरल नहीं है, भाषा सहज नहीं है, भाषा बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्रॉड है, उसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून है, ठीक है। इट इज़ द, मैं बताया था आपको क्या है, ये तंत्रों का तंत्र है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेजेस, जब भाषा का विकास क्या हो, भावपूर्ण से, मतलब वृहद रूप से, डेलिब्रेट मतलब बड़े रूप से, क्या हो, कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा किया गया हो, मतलब चेतन प्रक्रिया के द्वारा भाषा को सीखा गया हो, तो क्या कहलाता है, वो लर्न कहलाता है, सीखना कहलाता है, ठीक है। ऑन मतलब क्या है, सम्मानित, इसका मतलब क्या होता है, सम्मानित, यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है सम्मानित, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ब्रश्ड, मतलब क्या है, साफ किया हुआ, क्या है इसका मतलब, साफ करना, क्या है इसका मतलब, साफ करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सीखना, इसका क्या मतलब है, सीखना, ठीक है, सीखना। और इसका क्या मतलब है तो एक्वायर, मतलब अर्जन करना, क्या करना, अर्जन करना, ठीक है, अर्जन करना। तो आप देख लीजिए कॉन्शियस एफर्ट जब भी बोले, ठीक है, जब भी चेतन प्रक्रिया बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्न, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लर्न हो जाएगा, सीखना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे बड़ा, मुख्य उद्देश्य क्या है अंग्रेजी को प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे अंग्रेजी को पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है बोला जाता है, सबसे नीचे स्तर पे, प्राइमरी स्तर पे। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, अंग्रेजी भाषा का अलग अलग परिस्थितियों में जीवन के प्रयोग करना। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है, अंग्रेजी लहजों में, अंग्रेजों के लहजों में इंग्लिश को बोल पाना। स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाना, कहाँ पे, एग्जाम्स में, परीक्षा में। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को समझ पाना। याद रखिएगा कभी भी भाषा को इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाया जाता कि आप उसका ग्रामर समझें, कि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स उसको करें। हमेशा एनसीएफ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, भाषा को क्यों पढ़ाना है, ताकि आप फ्लुएंटली बोल पाए, लिखा हुआ फ्लुएंटली आप समझ पाए, हर जगह पे हर परिस्थिति में आप बिना अटके बातों को कर पाएँ, कह पाएँ और अच्छे से लिख पाएँ। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ताकि बच्चा अंग्रेजी का प्रयोग जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में आराम से
कर पाए बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, ठीक है, भाषा अर्जन के थ्योरी सिद्धांत के अनुसार, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जब वहां पे क्या हो, कमी हो, ठीक है, कमी हो किसकी, पर्याप्त जानकारियों की, जब जहां पर पर्याप्त जानकारियों की कमी हो इन द लैंग्वेज इनपुट, कहां पर, भाषा के अभ्यास में पर्याप्त जानकारी की जब कमी हो, देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल, जहां पर यूनिवर्सल ग्रामर रूल, यूजी यूनिवर्सल ग्रामर रूल, सार्वभौमिक नियम अप्लाई होता है, वो क्या है, कोलोक्वियल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा है, क्या है वो आपका, बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा, ठीक है, बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज आधुनिक भाषा है, आधुनिक भाषा है, यहाँ पर देखिए क्लासिकल लैंग्वेज मतलब शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, यहाँ पर देखिए ह्यूमन लैंग्वेज मानवीय भाषा है। एक्चुअल बात है जहाँ पर भी क्या बोला गया, यूनिवर्सल ग्रामर रूल बोला गया, वो क्या होगी, आपकी मानवीय भाषा होगी। नॉम चॉम्स्की का कथन है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 0 से 5 वर्ष तक की आयु में वो एक भाषा का अर्जन करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर रूल फिट होता है, और वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल क्या करता है, वो समझता है, क्या करता है, वो समझता है दुनिया की सारी मानवीय भाषाओं को, ठीक है। दिमाग में क्या है, एक एलईडी फिक्स है, क्या है, माफ कीजिएगा, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि यूनिवर्सल ग्रामर रूल को समझता है, और यूनिवर्सल ग्रामर रूल वो रूल है जिसपे दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं बनी हुई है, और यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर, ठीक है, फॉर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के लिए एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के रूप में, एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट लैंग्वेज, अच्छा, अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में अर्जन करने के लिए सबसे खराब एनवायरमेंट क्या है, ऐसा बोला जा रहा है, पुअर एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। हिंदी या फिर मातृभाषा इज लिंग्वा फ्रांस, ठीक है, मातृभाषा क्या है, एक लिंग्वा फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, अंग्रेजी भाषा को केवल क्या करना, क्लासरूम में प्रयोग करना। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, इंग्लिश को घर में नहीं बोलना। एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल्स इन अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के जो मटेरियल्स हैं वो अनअवेलेबल होना किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये बात कहा जा रहा है इसमें, ठीक। तो पहला क्या बोला गया, मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा या हिंदी क्या हो, संपर्क भाषा के रूप में हो, तो ये दिक्कत है अंग्रेजी सीखने में। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज ओनली इन क्लासरूम, अंग्रेजी भाषा को केवल क्लासरूम में प्रयोग करना, ये दिक्कत है अंग्रेजी सीखने में। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, अंग्रेजी भाषा को घर में नहीं बोलना कभी भी, ये दिक्कत है। एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल्स इन अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, ठीक है, जो इंग्लिश का जो शिक्षण अधिगम जो कार्य है उसमें अच्छे मटेरियल्स का उपलब्ध ना होना, ये बाधा है। एक्चुअल में बाधा क्या है, तो ये है, ये दिक्कत है दूसरी भाषा को अर्जन करने में, सबसे खराब परिस्थिति क्या है, ये है। एक्चुअल में ये चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। Selection of language items while determining the second language syllabus should take into account, यहाँ पर बोला गया, देखिए जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, ठीक है, भाषा के जो पाठ्यक्रम है उसके लिए आइटम्स को क्या करना, सिलेक्शन करना, चयनित करना, कैसे होना चाहिए। द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, ऐसे आइटम को सेलेक्ट करें कि जो बहुत कम, ज़्यादा बहुत ही कम क्या करे, डिस्टर्ब करे स्कूल के शेड्यूल को। हाउ ईजी इट इज़ टू लर्न यूज इट दैम, और ये क्या हो, इसके इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ईजी हो, ठीक है, पढ़ने वढ़ने में। हाउ ईजी इट इज़ टू टीच द कॉन्सेप्ट, ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए पाठ्यक्रम को निर्धारण करने में कि ये पढ़ाने में आसान हो। द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स, या इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति है और वो जो रेंज है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो एक्चुअल में जब भी पाठ्यक्रम में चीज़ों को चयनित करते हैं किसी पाठ्यक्रम में किसी भाषा के लिए, तो इस बात पे देना चाहिए कि वो कितने समय तक उसकी आवृत्ति है और कितना लंबा वो चीज़ चल सकता है। इस चीज़ पर हमेशा समय के साथ साथ क्या करना चाहिए, उसमें बदलाव करते जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है, तथ्य है किसमें, भाषा को सीखने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन क्लास 6 बी डन में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कक्षा 6वीं में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे क्या हो सके, बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो सके। आप कक्षा 6वीं के शिक्षक हैं और बोला जा रहा है कि भैया जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, तथ्य है बच्चों के भाषा को सीखने में। तो क्लास 6 में आप क्या ऐसा करेंगे कि बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो जाए।
मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, ठीक है, क्या करेंगे आप एक नेसेसरी आवश्यक वोकेबलरी को क्या करवाएंगे, बच्चों को याद करवाएंगे। यहाँ पे देखते हैं सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, बच्चे को क्रमबद्ध एनालाइज करवाएंगे, विश्लेषण कराएंगे और स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, बच्चों को आप दिखाने वाले डिवाइसेस का प्रयोग करके उनको दिखाएंगे और उनको खेल खिलाएंगे, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे गेम जैसा। यूज ऑफ द मदर टंग एज द मीडियम, बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, मातृभाषा को माध्यम बनाएंगे। एक्चुअली बच्चों को प्रेरित करना है और बच्चे प्रेरित तब होते हैं जब उनको इंटरेस्ट आता है, क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को विजुअल डिवाइसेस को दिखाना है और उनको गेम वगैरह खिलाना है, एक्सरसाइज वगैरह करवाना है, तभी बच्चे क्या हो पाएंगे, प्रेरित हो पाएंगे, चाहे वो किसी भी कक्षा की बात हो। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, दूसरी भाषा का अर्जन ज्यादा प्रभावी होता है कब, जब क्या कहो, इट इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये उन आधार पर, ठीक है, ग्रामेटिकल मतलब व्याकरणिक अवधारणाओं को समझने पर आधारित हो। इट इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर क्या हो, एक प्रॉपर इंटरवल में क्या करना हो, उसको आपको सीखना हो, ठीक है, मतलब रिवीजन करना हो स्टूडेंट और शिक्षक के द्वारा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, बच्चों को एक सर्टेन गाइडलाइंस दे दीजिए और क्या बोलेंगे उसको, भैया क्या करो आप मोस्टली सेल्फ स्टडी करो, क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सेल्फ स्टडी करो। इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, कि इसको प्रैक्टिस करवाना चाहिए सिचुएशन फैमिलियर में, जाने पहचाने वातावरण में। तो याद रखिए दूसरी भाषा का अर्जन ज़्यादा जल्दी तब हो पाएगा जब बच्चा जाने पहचाने वातावरण में इसको प्रैक्टिस करे। मतलब ऐसा समझिएगा, मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, आप अंग्रेजी भाषी व्यक्ति हैं, और आपने किसी को कुछ बोला और उसने आपको झापड़ मारा और फिर वो आप पर चिल्ला रहा है इंग्लिश में, तो मैं समझ जाऊंगा कि पक्का वो आपको अपशब्द ही बोल रहा है, कुछ बुरा भला ही बोल रहा है। हाँ कि ना, जैसे आप इंग्लिश भाषी व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपको प्यास लगी है और आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो और आप चिल्ला रहे हो वाटर वाटर, गला पकड़ करके ऐसे, ठीक है, इशारा कर रहे हो वाटर वाटर, तो मैं उस परिस्थिति में समझ गया कि वाटर मतलब क्या है, मांग रहे हैं आप, पानी मांग रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है, इट इज प्रैक्टिस इन सिचुएशंस फैमिलियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फैमिलियर सिचुएशन में बच्चों को ये सिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिजाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज इज अ, ठीक है, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एक्टिविटी, एक गतिविधि जो कि ये कहता है क्या क्या कराना है, एक पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना है, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, किसमें, टारगेट लैंग्वेज में, किसमें, टारगेट लैंग्वेज में। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से, टारगेट लैंग्वेज मैंने क्या दिया आपको, इंग्लिश दिया, मैंने कहा कि घर से एक आप किस पे करना है आपको, देखिए वाटर कंजर्वेशन पे, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन पे आपको क्या बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, किस पे, पावर पॉइंट में स्लाइड्स वगैरह बनाना, जैसे मैं भी स्लाइड्स पे पढ़ा रहा हूँ ऐसे स्लाइड्स बनाना है, किसमें, टारगेट लैंग्वेज में, इसमें आप वाटर कंजर्वेशन के बारे में आप बताएं। तो ये देखिए ये क्या कहलाता है, ये एक्टिविटी मल्टीडिसिप्लिनरी, ठीक है, साइंस प्रोजेक्ट, ग्रुप, लैंग्वेज प्रैक्टिस, एक्चुअल में क्या है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्डर है, क्या है ये, मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्डर। अब ये क्या होता है समझिएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब ये होता है कि एक कार्य के जरिए 3-4 लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाए, क्या बोला ना, एक गतिविधि के जरिए 3-4 लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाए। इस गतिविधि में एक तो बच्चा पहले तो पावर पॉइंट बनाना सीख गया, क्या सीख गया बच्चा, पहले तो पावर पॉइंट बनाना सीख गया, दूसरा वही बच्चा वाटर कंजर्वेशन के बारे में बहुत सारे नॉलेज क्या कर लिया, अर्जन कर लिया। मतलब पहले तो दो चीजें तो ऐसे ही, दो लक्ष्य तो ऐसे ही प्राप्त हो गए। पहले बच्चा क्या किया, मेहनत करके पावर पॉइंट यूज करना सीख गया कि कैसे पावर पॉइंट बनाते हैं। दूसरा बच्चा क्या सीख गया, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बहुत सारे नॉलेज सीख गया। तीसरा बच्चा क्या सीख गया, लैंग्वेज, बच्चा क्या सीख गया, लैंग्वेज, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज में आपको ये करना था और बच्चा टारगेट लैंग्वेज के माध्यम से उसको समझ गया। तो यहाँ पर देखिए 3-3 काम हो गए, मतलब एक तीर से 3 निशाने वैसा वाला। मल्टीडिसिप्लिनरी वही होता है जब एक गतिविधि के माध्यम से 3-4 लक्ष्यों को क्या कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए 3 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी या अप्रोच कहलाएगा। आगे बढ़ते अपन, लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, भाषा के जो सीखने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं वो किसी काम को कर करके सीखते हैं, ठीक है, भाषा को सीखना, करके सीखना। विच एक्टिविटी सपोर्ट्स, भाषा को करके सीखना, सीखने में कौन सी एक्टिविटी सपोर्ट करती है ये बता रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, मतलब किसी काम को कर करके सीखना, वैसी भाषा को कर करके सीखना कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्रमोट करती है। अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर क्या करने का, अभ्यास करने का, ताकि ये क्या कर सके, हेल्प कर सके आदत बनाने में। एनकरेज द यूज ऑफ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ अ प्रिसाइज बुक, ठीक है, एनकरेज बच्चों को करना, प्रेरित करना, किसमें, अपनी मातृभाषा में, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, बुक्स को प्रमोट, मतलब मातृभाषा को प्रमोट कर सके,
कि वो बच्चा बुक के चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ये है। गो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बच्चे को मूर्त से अमूर्त पे लेके जाना। मूर्त मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये मूर्त है, आप इसको छू और देख सकते हैं, पांचों इंद्रियों से पहचान सकते हैं। अमूर्त वो जैसे कि आपकी भावनाएं वगैरह है वो अमूर्त हो गई, ठीक है। तो बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना। द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल विच लर्न्स कॉपी, ठीक है, विच लर्नर्स कॉपी। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक उदाहरण देना चाहिए, किसका, राइटिंग एंड स्पीकिंग का, बोलने का और लिखने का, जिसको बच्चे कॉपी करें, उससे कर करके सीखना प्रभावी वो होगा। अब बोला क्या जा रहा है कि कर करके सीखना किससे ज्यादा संभव है, कर करके सीखना इससे ज्यादा संभव है। अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस, क्या करे, बच्चे को अवसर दे ताकि वो अभ्यास करे, एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन, ताकि बच्चे का आदत बन पाए, वो हर परिस्थिति में उसको याद आए कि हाँ इसमें ऐसा करना है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में उस काम को कर चुका है। तो कर करके सीखना ये वाला है कि बच्चे को अवसर प्रदान करना कि वो क्या कर पाए, आदत बना पाए, ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर। मैं आपको पिछले क्लास में बॉटम अप पढ़ा चुका हूं, हो सके तो पिछला वीडियो देखिएगा, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बॉटम अप ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, क्या होता है बॉटम अप, डिटेल में पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा फटाफट सबके सब। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट, दिस इज। अच्छा, कहा जा रहा है कि दो विद्यार्थी हैं, एक है क्या आपका स्टूडेंट ए, विद्यार्थी ए, और दूसरा क्या है आपका विद्यार्थी बी, ठीक है। वो क्या करते हैं, पूछते हैं और जवाब देते हैं एक दूसरे से, और क्या करते हैं, अपना वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। दो विद्यार्थी हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से सवाल भी पूछते हैं, इसको जो पता हो ये बताता है, इसको जो पता हो ये बताता है, ठीक है। तो एक दूसरे सवाल जवाब करके अपना एक वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाता है, रोल प्ले कहलाता है। एन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, ठीक है, निर्देशों का ट्रांसफर करने की गतिविधि है ये। इन्फॉर्मेशन जानकारी ट्रांसफर, जानकारी स्थानांतरण की गतिविधि। रोल प्ले भूमिका निभाना। एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, ठीक है, जानकारी का जो गैप है, अभाव है, वो गतिविधि है ये। अ कंट्रोल्ड इंटरव्यू, ये एक नियंत्रित इंटरव्यू है। एक्चुअल में क्या है ये, एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। जो मुझे आता है मैं सामने वाले को बता रहा हूँ बी को, जो बी को आता है वो मुझे ए को बता रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स, ठीक है। व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल। पहली बार अंग्रेजी स्कूलों में इंग्लिश भाषा को पढ़ाने के लिए कब बहस छिड़ा, कब इंग्लिश भाषा को अंग्रेजी स्कूलों में लागू करने का बहस छिड़ा, मतलब कब भारत के स्कूल जो कि संस्कृत भाषा पे चल रहे थे उनको अंग्रेजी माध्यम में लाने का उद्देश्य कब छिड़ा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1854, 1947, 1917, 1835, 1854, 1947, 1917, 1835। तो एक्चुअल में पता है कब हुआ, 1835 में हुआ। क्या हुआ, 1835। मैं लास्ट टाइम भी शायद इस बात का चर्चा किया होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। देखिए 1835 में, ठीक है, मैकाले समझते हैं ना, मैकाले, MACULAY, मैक्यूले, ऐसे इंग्लिश क्या लिखते हैं अपन, मैक्यूले लिखते हैं, मैकाले, ठीक है। इसके पहले लोग क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो एक्चुअल में ये शब्द गलत है। ये जो शब्द है ये जनरली ऐसा मास्टर को दिखाता है कि कोई आपका मालिक है। जैसे अपन देवी देवताओं को लगाते हैं ना, जैसे कि लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये दिखाता है कि लॉर्ड का मतलब क्या होता है, आपका मालिक, आपका क्या होता है, मालिक। तो एक्चुअल में ये शब्द ये लोग अपने नाम के पहले यूज करते थे, पर इन शब्दों को आपको यूज नहीं करना है। अगर कहीं लिखा भी हो तो आप इसको लॉर्ड ना पढ़े, निवेदन है क्या पढ़े आप इसको, लार्ड पढ़े। क्या पढ़े आप इसको, लार्ड पढ़े, बिगाड़ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है, हम उनका नाम ही बिगाड़ दें, क्या दिक्कत जा रहा है, ठीक है। या फिर अगर हो तो इसको पढ़े ही ना, सीधा क्या बोले, मैक्यूले बोले। क्या बोले, मैक्यूले। ऐसे आप हिंदी में बोलते हैं मैकाले बोले, क्या बोले, मैकाले बोले। तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले, ठीक है। एक्चुअल में इस लॉर्ड वर्ड का प्रयोग इनके नाम के पहले कभी मत कीजिएगा। जो भी अंग्रेजी जो भी आपके वो हुए हैं, क्या बोले, जो भी शासक हुए ना अंग्रेजों में, ठीक है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम के थ्रू बहुत सारे, जैसे कि माउंट बेटन वगैरह बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है। एक्चुअल में उनके पहले आपको गवर्नर जनरल के पहले आप ये शब्द का प्रयोग मत ही कीजिएगा। तो आप क्या बोलिए, तो डायरेक्ट उनका नाम बोलिए। अगर ये शब्द बोलना है तो आप उसको लॉर्ड ना बोलिए, क्या बोलिए, लॉर्ड बोलिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट नाम बोलता हूँ, ठीक है, मैकाले, ठीक है, मैक्यूले, मैकाले की बात है। अब समझिएगा
उन 1835 में मैकाले ने क्या कहा, इसने सबसे पहले बात छेड़ी किस चीज के लिए, इसने सबसे पहले बात छेड़ी अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात छेड़ी। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बात है भैया, ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाया, आज सब कुछ भारत में चल रहा है। तो एक्चुअल में अंग्रेजी के उस समय कोई जरूरत थी ही नहीं पूरे भारत देश में, याद रखिएगा। चीजें संस्कृत में चल रही थी, हिंदी में सब काम चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पर ये अंग्रेजी शिक्षा को लाए भारत में, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य आपको अच्छा लग रहा था, पर अच्छा उद्देश्य बिल्कुल भी इसका नहीं था। इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं भारत के, जो इंडियंस हैं, उनको अंग्रेजी माध्यम सिखा करके पूरा ब्रेन वॉश करना, क्या करना, पूरा ब्रेन वॉश करना। जैसे आप अभी भी थोड़ा बहुत देखते हैं ये चीज चलता है कहीं कहीं पर कुछ केसेस सामने आती हैं। तो क्या उस समय भी ये पूरा उद्देश्य था, इनका पूर्ण उद्देश्य कि बच्चे को अंग्रेजी सिखाया जाए और उनका ब्रेन वॉश ऐसा किया जाए कि वो अंग्रेजों के पक्ष में रहे। मतलब उनका कलर और उनका ब्लड वो तो इंडियन हो, पर जो उनका टेस्ट और जो उनका दिमाग हो और जो सोचने की क्षमता हो वो अंग्रेजों वाला हो। मतलब इनका ये कहना था कि वी नीड द मैन हु इज इन कलर एंड ब्लड एज इंडियन बट ब्रिटिशर इन टेस्ट। क्या बोला गया कि इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी को लाने का, कि बच्चों को, भारत के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा करके, भले उनका जो कलर है, जनरली अंग्रेज लोग भारत को क्या बोलते थे, डार्क कलर के लोग बोलते थे ना भारत के लोगों को, तो जो उनका कलर है वो तो वैसे ही रहे, जो उनका ब्लड है वो इंडियन ही रहे, मतलब उनका कलर, उनका रंग और उनका जो रक्त है वो भारतीय रहे, लेकिन जो उनकी विचार है, जो सोच है, जो उनका चॉइस है, जो टेस्ट है, वो सब क्या बन सके, अंग्रेजी बन सके। इस उद्देश्य से भारत में 1835 में पहली बार ये चीज लाया गया और ये फैसला पारित भी हो गया था उस टाइम पे, याद रखिएगा। धीरे धीरे इसलिए देखिएगा आज भारत में अंग्रेजी माध्यम चल रहा है, याद रखिएगा। और इसी एक्ट के बाद ही जो सारा पैसा अंग्रेजों ने भारत में भाषा के विकास में, स्कूलों में जो भाषा के विकास में जो पैसा वो लगाते थे, ठीक है, खासकर संस्कृत भाषा के विकास में, उस पूरे पैसे को, हालांकि था तो पूरा भारत का पैसा ही, तो अंग्रेज जो पैसा देते थे ना बजट में, उस पैसे को पूरा अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करने में लगाया जाएगा। ऐसा भी इन्होंने फैसला निकाला था कि जितना भी पैसा एजुकेशन में जा रहा है वो सारा पैसा इंग्लिश एजुकेशन में खर्च किया जाएगा, ना कि संस्कृत एजुकेशन में। इसलिए देखिए आज संस्कृत की स्थिति बहुत खराब है भारत देश में, ठीक है। एक विनती मैं आपसे और करना चाहूंगा कि जब भी अभी जनगणना में आपके घर पे कोई आएगा तो उसको ये जरूर बोलिए कि हम अपने भाषा में संस्कृत भी बोलते हैं। जब भी वो पूछे कि कौन कौन सी भाषा बोलते हैं तो आप संस्कृत जरूर शामिल कीजिए, और जहां आप रहते हैं वहां की आपकी जो मातृभाषा होगी, जो नेटिव लैंग्वेज होगी, उसको भी शामिल कीजिए। हिंदी तो बोलना ही बोलना है आपको, ठीक है, अंग्रेजी बोलना ना बोलने से कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, संस्कृत बोलना ही बोलना है, ताकि ये विलुप्ति से बच जाए। लास्ट टाइम का जो जनगणना था वहां पे मात्र कुछ हजार लोग ही जो थे जो संस्कृत बोलते थे, और आप भी संस्कृत बोलते हैं कहीं ना कहीं, सुबह मंत्र में, मंदिर में, प्रार्थना में, स्कूल में, कहीं ना कहीं आप संस्कृत बोलते ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा अपनी मातृभाषा का नाम जरूर लें उसमें, ठीक है, और संस्कृत भाषा का नाम भी जरूर लें। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जितना बड़ा दिखता है, जितना ज्यादा लोग बोलते हैं, बजट में उनके लिए उतना ज्यादा आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए बजट में उनके लिए हिस्सा दिया जाता है। तो जब उस भाषा को बोलने वाले लोग ही बहुत कम होंगे तो उसके लिए बजट में तो कोई प्रावधान ही नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो हमेशा संस्कृत को बिल्कुल क्या करें, रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। हमारी सबसे पुरानी कल्चर भाषा है भाई वो। When real objects are used as teaching aids, then they are known as, जब वास्तविक वस्तुओं को, ठीक है, शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, वो रियलिया कहलाते हैं। रियलिया, रियलिया क्या है, रियलिया, ये वर्ड बार बार ये सवाल पूछा जाता है। रियलिया क्या है, जब आप वास्तविक वस्तुओं को, रियल थिंग्स को, ठीक है, टीचिंग एड्स में, शिक्षण सामग्री में क्या करें, आप प्रस्तुत करें। जैसे बच्चों को आप पोटैटो पढ़ाओ तो आपने क्या दिखा दिया, आलू दिखा दिया, पेन पढ़ाओ तो पेन दिखा दिया, ऑनियन पढ़ाया तो आपने क्या दिखाया, प्याज दिखा दिया। तो क्या है आपका रियलिया है, रियल थिंग्स को शिक्षण सामग्री के रूप में क्या करना, यूज करना। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं अपन, वोकैबुलरी कैन बी इफेक्टिवली टॉट इन द क्लासरूम, ठीक है, वोकैबुलरी कैन बी इफेक्टिवली टॉट इन द क्लासरूम। वोकैबुलरी को क्लासरूम में ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है ये बोला जा रहा है। देखिए जरा ऑप्शन, बाय आस्किंग लर्नर्स टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, बच्चों से कहा जाए कि भैया वो डिक्शनरी में इन शब्दों के मीनिंग ढूंढे शब्दकोश में। सेकंड देखिए, बाय आस्किंग लर्नर्स टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ सिचुएशंस, बच्चों को आप बोलें कि भैया एक कैटेगरी बना लो, एक वर्ग बना लो शब्दों का, और फिर उसका हिंदी मीनिंग जान करके उसको अलग अलग जीवन के संदर्भों में यूज करें, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन मतलब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में यूज करें। बाय राइटिंग ऑल द न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, बच्चों से सारे नए शब्द और उनके अर्थ ब्लैक बोर्ड में लिखवाएं, उससे होगा। बाय आस्किंग लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग इन देयर लैंग्वेज, ताकि बच्चों को आप ये सिखाएं कि पाठ में जो भी पाठ चल रहा है उसमें आप जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करें और क्या करें, उसमें
उसका मीनिंग फाइंड करें। तो एक्चुअल में ज़्यादा प्रभावी, हालांकि सभी प्रभावी हैं, हमको ज़्यादा प्रभावी पूछा गया, ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे आप बच्चों को वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। तो बच्चों को आप वोकैबुलरी ऐसे सिखा सकते हैं, बाय आस्किंग लर्नर्स टू ग्रुप द वर्ड्स, ताकि वो ग्रुप को क्या करें, वर्ड्स को ग्रुप बनाएं, ठीक है, इकट्ठा करें और उनके मीनिंग को जाने, ठीक है, एंड यूज देम इन रियल लाइफ सिचुएशन, और वो उन शब्दों को रियल लाइफ, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में यूज करें। ये हो गया आपका बी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। CLIL was coined by, ठीक है, CLIL कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड, सीधा नीचे लिखता हूं मैं, है ना, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है। कंटेंट मतलब जो भी कंटेंट, जो सामग्री है, और भाषा, दोनों को साथ में पढ़ना, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया, CLIL किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, ये दिया गया भैया आपके डेविड मार्श के द्वारा। किस द्वारा दिया गया, ये आपके डेविड मार्श के द्वारा दिया गया है, याद रखिए कब दिया गया, ये डेविड मार्श के द्वारा दिया गया है, ठीक है। डेविड मार्श के द्वारा ये दिया गया, ये 1994 में, क्या दिया गया, 1994 में, ठीक है। एक्चुअल में ये 1994 में दिया गया था, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी वाले को आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो वो था ना, मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पे 1994 बोला था, शायद वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है डेविड मार्श के द्वारा ये दिया गया है, क्या, CLIL, जहाँ पर जो कंटेंट है और वो जो कंटेंट जिस भाषा में है, जैसे आपको इंग्लिश में कोई चीज़ सीखना है, इंग्लिश में आपको इस कंटेंट को, इतनी सारी जानकारियों को सीखना है, तो इस चीज़ के लिए आप तीसरा अलग से कोई भाषा प्रयोग करें जो आपको ये दोनों ही समझा पाए, जो आपको ये दोनों को ही रिलेट करने में मदद करे। तो वो जो तीसरी जो भाषा प्रयोग करें ना, मतलब ये लैंग्वेज है, ये कंटेंट है, आपको इस कंटेंट को इस लैंग्वेज में समझना है, इसके लिए आप एक अलग से भाषा का प्रयोग करते हैं, एडिशनल लैंग्वेज का, ठीक है। यही अप्रोच क्या कहलाता है आपका, CLIL कहलाता है। दिया किसने, तो डेविड मार्श ने दिया। आगे बढ़ते हैं। इन ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मतलब क्या होता है, मेथड मतलब, ठीक है, श्रव्य भाषाई विधि, श्रव्य भाषा, ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना, लिंगुअल मतलब क्या होता है, बोलना, श्रव्य भाषाई विधि। इसमें क्या है, देखिए, डायलॉग्स आर मेमोराइज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस, जो डायलॉग्स वगैरह हैं उसको याद रखा जाता है, किसके द्वारा, बार बार अभ्यास और साधना करके। मिस्टेक्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, जो मिस्टेक्स वगैरह हैं उनको फटाफट क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज, याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, बोथ A एंड B। इस मेथड में क्या होता है कि आप याद रखते हैं बार बार अभ्यास करके और साधना करके उस चीज़ को, और जो बार बार जो गलती होती है उसको आप करेक्ट कर करके चीज़ों को सीखते हैं। तो बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में ऐसे आपने क्या किया, कक्षा में बोला कि भैया हमको अब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स देना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। तो इसमें क्या होता है, मेक नॉइस इन द क्लास, बच्चे क्लास में शोर करते हैं नहीं, क्योंकि मुंह से तो कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। डू फिजिकल वर्क्स, बच्चे फिजिकल वर्क्स करते हैं, ठीक है। सो नहीं, बच्चे फिजिकल वर्क कहाँ करवा रहे हैं अपन, सॉरी माफ कीजिएगा, फिजिकल वर्क बच्चे नहीं करवा रहे हैं ना अपन बच्चों को, ठीक है। सो रिस्पॉन्स, क्योंकि वर्क मतलब क्या हो गया, आप बच्चे से काम करवा रहे हैं, स्कूलों में कभी बच्चे से काम नहीं करवाया जाता है। शो रिस्पॉन्स थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, हाँ बच्चों से बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा रिस्पॉन्स करवाया जा रहा है, यही क्या है आपका फिजिकल रिस्पॉन्स है। देखिए यहाँ पे भी रिस्पॉन्स बोला गया है और यहाँ पर भी बॉडी मूवमेंट से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले गेम्स इन द क्लास, तो एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल इन हेट्रोजेनस क्लासरूम। हेट्रोजेनस मतलब क्या होता है, हेट्रोजेनस मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न, क्या होता है, भिन्न भिन्न, जहां पर अलग अलग वर्ग के बच्चे हों, वर्ग मतलब अलग अलग बुद्धिमत्ता वाले बच्चे हों, अलग अलग प्रकार के बच्चे हों। तो वहां बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल, इनमें से कौन सा विधि यूजफुल है, ठीक है, किसमें, हेट्रोजेनस क्लासरूम में, मतलब अलग अलग जो क्षमता वाले बच्चों के क्लासरूम में। बायलिंगुअल, ट्रांसलेशन कम ग्रामर, डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन। बायलिंगुअल क्या होता है, द्विभाषा, क्या होता है, मतलब द्विभाषा विधि, क्या होता है, द्विभाषा विधि, जहां पे आप एक ही चीज बच्चों को दो भाषाओं में समझाएं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर विधि मतलब क्या होता है, अनुवाद सह व्याकरण विधि, अनुवाद सह व्याकरण विधि, अनुवाद सह व्याकरण विधि। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। और क्या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन टेबल मतलब प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन सारणी विधि,
याद रखिएगा, हेट्रोजेनस जो क्लासरूम होता है ना, जहाँ पर नाना प्रकार के जो बच्चे होते हैं बैठे होते हैं, वहाँ पर हमेशा हमको ये वाला मेथड काम आता है, ठीक है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर विधि, मतलब अनुवाद कर करके बच्चों को व्याकरण को सिखाना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं अपन। लैंग्वेज इमर्जन मीन्स, ठीक है, भाषा का इमर्जन का मतलब क्या है, भाषा इमर्जन मतलब, ठीक है, लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। टारगेट लैंग्वेज को सीखना बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के, मतलब बिना अक्षरों के भाषा को सीखना। लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज इंटेंसिवली, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज को इंटेंसिवली गहनता से सीखना, मतलब लक्ष्य भाषा को गहनता से सीखना। लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज यूजिंग इमेजेस एंड डायलॉग्स, टारगेट लक्ष्य भाषा को इमेजेस चित्रों और डायग्राम्स के माध्यम से सीखना। लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज यूजिंग सिंबल्स, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज को, किसको, टारगेट लैंग्वेज को, लक्ष्य भाषा को किससे सीखना, प्रतीकों से सीखना, इसे बताया जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए क्या होगा, लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, टारगेट लैंग्वेज को सीखना बिना किसी प्रिंटेड टेक्स्ट के। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और जरा पता कीजिएगा इसके बारे में, आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या, ऐसे में 2-3 वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड, इनमें से कौन सा बाइलिंगुअल द्विभाषा विधि के बारे में सही नहीं है। इट इन्वॉल्व सैंडविच टेक्निक, हाँ बात सही है, क्योंकि द्विभाषा विधि में क्या होता है कि पहले आपको क्या बोलना है, हिंदी में बोलना है। क्या बोलना है, पहले आपको हिंदी में बोलना है, वही बात आपको क्या बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। क्या बोलना है, वही बात आपको इंग्लिश में बोलना है, फिर वही बात क्या बोलना है आपको हिंदी में बोलना है। क्या बोलना है, वही बात आपको फिर हिंदी में बोलना है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया क्या, कि बाइलिंगुअल मेथड में क्या करना है आपको, पहले आपको हिंदी में बोलना है, फिर बच्चा उसको जब समझ जाए तो फिर इंग्लिश में बोलिए, फिर बच्चा जब इंग्लिश समझ जाए और फिर हिंदी भूल जाए तो फिर आप हिंदी बोलिए, ताकि दो तरफ से वो इंग्लिश को सीख पाए। तो देखिए क्या बन गया, ये सैंडविच बन गया, ये ब्रेड बीच में आलू बन गया ना सैंडविच। तो इट इन्वॉल्व सैंडविच टेक्निक, हाँ बिल्कुल ये सैंडविच टेक्निक इसमें शामिल है बाइलिंगुअल मेथड में। इट वॉज डेवलप्ड बाय एच.ई. पामर, इट वॉज इक्वल इंपॉर्टेंस टू मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ आते हैं, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये जोर डालता है, ठीक है, ये जोर डालता है किस पर, फ्लुएंसी पर, प्रवाह पर, और एक्यूरेसी पे, किस पे, एक्यूरेसी पे। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे गलत बात क्या है, तो ये एच.ई. पामर के द्वारा दिया ही नहीं गया, ये एच.ई. पामर के द्वारा दिया ही नहीं गया, ये दिया गया किस, कब, 1997 में। कब दिया गया ये, 1997 में, ठीक है, कब दिया गया, 1997 में। मैं आपको व्यक्ति का नाम बता सकता हूं, पर आप कमेंट कीजिएगा किसने दिया, किसने दिया। मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, उसका नाम 3 शब्दों का होगा, 3 शब्दों के आसपास का होगा, ये हिंट है, ठीक है। चलिए बताइएगा बी का ऑप्शन नंबर, ठीक है, किसने दिया, पामर ने तो नहीं दिया, एच.ई. पामर का बाइलिंगुअल मेथड से कोई संबंध है ही नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम, इनमें से कौन सा फीचर है, ठीक है, फीचर मतलब विशेषता है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का, बच्चे पर केंद्रित कक्षा का। स्टूडेंट डूइंग देयर वर्क साइलेंटली, जब बच्चे साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं तो फिर वो बच्चा केंद्रित कैसे हुआ, ठीक है, वो स्टूडेंट केंद्रित कैसे हुआ, वो तो शिक्षक केंद्रित हुआ ना, फिर शिक्षक उनसे काम करवा रहा है साइलेंटली, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। टीचर एक्सप्लेन द इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट, जब टीचर ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा तो ये तो शिक्षक सेंटर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों तो टीचर सेंटर हो गए। टीचर टीचिंग इन मदर टंग, जो शिक्षक मातृभाषा में पढ़ाए तब भी तो क्या हो गया, टीचर सेंटर हो गया। स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, जो बच्चे हैं वो टारगेट लैंग्वेज में, लक्ष्य भाषा में क्या करें, बात करें, इससे क्या होगा, वो लक्ष्य भाषा को सीखेंगे और दैनिक जीवन की परिस्थिति में बात करना जानेंगे इसके बारे में, लक्ष्य भाषा में। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 में आते हैं। रोल प्ले हेल्प्स, ठीक है, भूमिका निभाना किस चीज में मदद करता है, प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, नकल करने में, ठीक है, नकल करने की प्रक्रिया में। इवोल्यूशन ऑफ लर्न मटेरियल, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लर्न मटेरियल मतलब जो वो सीखा है, जो भी चीजें उसमें, इवोल्यूशन मतलब उसमें वो इवोल्यूट करने में, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, खोज करने में उसमें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिंग टैलेंट, ठीक है, उसके अंदर एक्टिंग टैलेंट के डेवलपमेंट में। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, तो याद रखिएगा रोल प्ले मदद करता है क्या करने में, बढ़ावा देने में, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के मतलब संचारात्मक क्षमता का। जब आप रोल प्ले करते हैं तो आप बहुत सारी बातों को बोलते रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं किसमें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब संचारात्मक क्षमता में बढ़ावा होता है, ठीक है, रोल प्ले से आप बात करना सीखते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं आप बार बार।
वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट, ठीक है, जो भाषा के लिए जो मटेरियल, भाषा को, ठीक है, सीखने के लिए जो मटेरियल जो चयन किए जाते हैं, उसके लिए जो इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है, इनमें से कौन सा उसके सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जो कि भाषा को सीखने के लिए मटेरियल को चयन करने के बारे में है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स शुड बी चूजन फॉर ईच एज ग्रुप, कठिन मटेरियल्स क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए हर एक एज ग्रुप के लिए, गलत बात है, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से चूज करना ना, कठिन कैसे चूज कर लेंगे। मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली, जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रेडेड करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, उनको आवृत करना चाहिए, मतलब सारणी में जमाना चाहिए, क्रम के अनुसार जमाना चाहिए। एनी काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी सिलेक्टेड, अरे किसी प्रकार का मटेरियल कैसे पढ़ा देंगे आप, यहाँ पर देखिए मटेरियल्स शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड, जो मटेरियल्स हैं क्या होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए, मतलब छोटे और लिमिटेड होने चाहिए। ये भी बात गलत है तो सही क्या है, याद रखिएगा, मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली, मटेरियल्स को बिल्कुल ग्रेड किया जाना चाहिए कक्षा के अनुसार, ताकि बच्चा उस लेवल का चीज को समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, बुद्धिशीलता, बुद्धिशीलता, बुद्धिशीलता। एक्चुअल में बुद्धिशीलता क्या है, मैं आपको समझाता हूं, पहले बुद्धिशीलता समझिएगा। जब आपको कोई चीज नहीं आता, क्या बोले, जब आपको कोई चीज आता ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे एक लकड़ी का बोट बना के दिखाइए, क्या दिखाइए, आप मुझे एक लकड़ी का नाव बना के दीजिए, ये एक बड़ी समस्या है। अब आपको नाव बनाना आता ही नहीं है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, बुद्धिशीलता। बुद्धिशीलता मतलब छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करना नाव बनाने के बारे में। सबसे छोटी जानकारी जो आपने इकट्ठा कर रखा है पहले से कि नाव बनाने के लिए अपने को लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए अपने क्या चाहिए, पेड़ चाहिए, पेड़ काटेंगे क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। फिर क्या करना है, आपको समझ आएगा कि भी नाव बनाना है तो फिर लकड़ी को पतला पतला काटना है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, जानकारियों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, विचारों को ही, और क्या करें आप लकड़ी को छोटे छोटे काटे, फिर आपको समझना है कि लकड़ी को जोड़ना है, क्या करना है, आपको नाव बनाना नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन आप बुद्धिशीलता का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जानकारियों को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर करके आप क्या कर रहे हैं, काम को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आपने उनको जोड़ा कैसे भी करके, उसके बाद आपको समझ आया कि अच्छा हाँ इनको तो क्या करना है, आपने शेप बनाना है, ऐसा क्या करना है, इसको एक ऐसे करके शेप बनाना है, फिर ऐसे करके आप जोड़ के क्या बना लिए, एक अच्छा सा नाव आपने बना लिया। ये क्या है, बुद्धिशीलता है, जानकारी को इकट्ठा कर करके उसके बारे में सीखना। टू बी अवेयर ऑफ आइडियाज, ठीक है, विचारों के बारे में क्या होना, जागरूक होना। टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, मानसिक एक्सरसाइज, व्यायाम करना। टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने के लिए एफर्ट्स लगाना, प्रयास करना। टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन, ठीक है, किसी चीज का, किसी प्रकार का उत्तेजना दिमाग को देना। एक्चुअल में क्या है, तो टू बी अवेयर ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में जो विचार है उनके बारे में आपको जागरूक होना कि उन विचारों को जोड़ जोड़ करके कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या है, बुद्धिशीलता है। जब कोई काम आप नहीं भी जानते तो उसको छोटे 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 भागों में आप तोड़ लेते हैं और फिर विचारों को जोड़ जोड़ के उस काम को पूर्ण करके एक बड़ा काम भी पूर्ण हो जाता है। यही क्या है, बुद्धिशीलता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे अपन कहते हैं। अ गुड लैंग्वेज टीचर शुड बिगिन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एट क्लास फर्स्ट विथ, एक अच्छा भाषा शिक्षक भाषा को पढ़ाना कैसे शुरू करेगा, पहले कक्षा से, पहले कक्षा से कैसे शुरू करेगा। राइटिंग द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, वो अल्फाबेट मतलब जो वो सारणी है, जो भी अल्फाबेट्स है, वर्णमाला, वर्णमाला के वो अक्षरों को लिखेगा। मेकिंग द लर्नर्स टू रिपीट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आफ्टर द टीचर, बच्चों को बोलेगा कि भैया मेरे बाद बाद आप क्या करो, वो बार बार उस वर्ड्स को बोलो, अक्षरों को बोलो, जैसे मैं ABCD बोल रहा हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे ABCD बोलिए। oral practice such as telling and listening the stories, rhymes, poems, ठीक है, riddles। ये भैया ओरल मतलब श्रव्य, ओरल मतलब क्या होता है, बोलना, और क्या होता है, सुनना। बोलने सुनने की प्रक्रिया को फॉलो करेगा, जहाँ पे बच्चों को कहानियाँ, पोयम आदि चीजें सुनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और बच्चों से फिर उसके बारे में कहेगा कि आप भी सुनाओ इस कहानी को वापस से। टीचिंग द स्पेलिंग एंड गिविंग डिक्टेशंस टू स्ट्रेंथ द वोकेबलरी, मतलब बच्चों को क्या करेगा, ये स्पेलिंग वगैरह देगा और बच्चों को डिक्शनरी मतलब डिक्टेशन लिखवाएगा, इमला लिखवाएगा, ठीक है। मजबूत जो एक्टिव सक्रिय, ठीक है, थोड़े जो कठिन सक्रिय वोकेबलरी हैं उसमें। तो एक्चुअल में सबसे आसान क्या है कि बच्चों को कहानियां बता करके आपको सिखाना है, धीरे धीरे बच्चों को शुरू करना है कि बच्चा रिलेट तो कर पाए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34, द अप्रोच दैट अलाउस अ लैंग्वेज टीचर टू एब्जॉर्ब द बेस्ट टेक्निक्स of all the well-known language teaching methods into the classroom, वो अप्रोच, वो दृष्टिकोण जो कि अलाउ करता है किसको, लैंग्वेज टीचर को, एक भाषा शिक्षक को, कि वो एब्जॉर्ब कर पाए, ग्रहण कर पाए द बेस्ट टेक्निक, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा विधि
ऑफ ऑल द वेल नोन लैंग्वेजेस, जो सबसे जाने माने लैंग्वेज, मतलब कुछ नहीं, वो कौन सा तरीका है जो एक शिक्षक को क्या करता है, एबल बनाता है कि वो सारे जाने माने पढ़ाने की विधियों में से कहीं से यहाँ अच्छी बात, इसमें से अच्छी बात, इसमें से ये अच्छी बात, इसमें से ये अच्छी बात निकाल करके एक अपना खुद का क्या बना सके, विधि बना सके। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका इलेक्टिक अप्रोच। क्या कहलाता है ये आपका इलेक्टिक अप्रोच। फिर क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, इस विधि में मुझे ये बात अच्छा लगा, इस विधि में मुझे ये बात लगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड में मुझे ये अच्छा लगा। तो सबके अच्छी अच्छी चीजों को मिलाकर के अपना खुद का एक विधि बनाना, ये क्या कहलाता है आपका इलेक्टिक अप्रोच कहलाता है, ठीक है, चयन दृष्टिकोण कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं, अच्छा यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक अप्रोच के बारे में यहाँ पर दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, द इलेक्ट्रिक अप्रोच इन पेडागोजी इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस टीचिंग मेथड्स, ठीक है। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक अप्रोच में पेडागोजी का ये एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है जो कि क्या करता है, कंबाइनिंग एलिमेंट, जो कि तत्वों को, ठीक है, क्या करता है, तत्वों को क्या करता है, जोड़ता है अलग अलग विधियों में से निकाल करके एंड थ्योरीज में से, टू क्रिएट अ मोर फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, ताकि बच्चों को एक बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे और फ्लेक्सिबल इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को मिल पाए, ठीक है। इट इज़ अबाउट अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स, और ये किसके बारे में है, टीचिंग स्ट्रेटजीज को चुनने के बारे में है जो कि एक्चुअल में मांग है स्पेसिफिक रूप से उसके कक्षा का। तो जैसे कक्षा में बच्चे हैं उसके अनुसार आपको अलग अलग विधियों में से, अलग अलग पढ़ाने के टेक्निक्स में से, ठीक है, अलग अलग मेथड में से आपको अलग अलग चीज़ों को निकाल करके अपनी कक्षा में यूज़ करना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक मेथड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन अ स्ट्रक्चरल अप्रोच शुड बी, स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर चुनने के जो सिद्धांत है वो कैसे होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए, प्रैक्टिस, प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस, मतलब अभ्यास, प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या होता है बताना, प्रिपेयर करना मतलब बनाना किसी चीज को, और परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, दिखाना, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोनाउंसिएशन, प्रक्रिया करना, उत्पाद करना और उच्चारण करना, यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड अनटचेबिलिटी। यूजफुलनेस मतलब क्या होता है, उपयोगिता के अनुसार, ठीक है, सिंप्लिसिटी उसकी सहजता के अनुसार, साधारणता के अनुसार, सरलता के अनुसार, और अनटचेबिलिटी मतलब उसके अछूता के अनुसार। कलेक्शन, सिलेक्शन एंड यूजफुलनेस, तो कैसे करना है अपने को, पहले कलेक्शन करना है, पहले क्या करना है, संग्रहण करना है, ठीक है, पहले क्या करना है, संग्रह करना है, फिर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चयन करना है, क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और फिर क्या करना है अपने को, यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता को देखना है। तो इस आधार पर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स का चयन किया जाता है, कलेक्शन, सिलेक्शन एंड यूजफुलनेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अ लैंग्वेज टीचर राइट्स द आउटलाइन ऑफ द एसे प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, मतलब जो शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख देता है, रूपरेखा किसी ऐसे राइटिंग का, किसी ऐसे राइटिंग का रूपरेखा लिख दिया, किसने, शिक्षक ने। देन सी आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्कस इन ग्रुप्स, और वो शिक्षक कहती है कि आप इसके बारे में ग्रुप में डिस्कस कीजिए, आपस में बात कीजिए। हाउ टू लॉजिकली ऑर्डर द पॉइंट्स, जो मैंने रूपरेखा यहाँ पर लिखा हुआ है उसको कैसे तार्किक तौर पे क्रमबद्ध किया जाएगा, कौन सा पॉइंट ऊपर आना चाहिए, कौन सा पॉइंट नीचे आना चाहिए, उपयोगिता पहले आएगा कि महत्व पहले आएगा, ऐसा, ठीक है। पॉइंट्स बिफोर राइटिंग इट्स ड्राफ्ट, ठीक है, बिफोर मतलब उसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। दिस डिस्कशन बीइंग कैरिड आउट इन अ क्लास बिफोर राइटिंग एन एसे, ये जो डिस्कशन है वो एक एसे लिखने से पहले किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन, कंपोजिशन, निर्माण, रचना, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता, फॉलो अप, मतलब क्या होता है, अनुसरण करना। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाता है आपका, बुद्धिशीलता, क्या कहलाता है ये, बुद्धिशीलता। तो क्या करते हैं आप, जानकारियों के अनुसार क्या करते हैं, चीज़ों को एक के बाद एक के बाद एक जमाते हैं। आपको भले इस बड़े टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, जो आपको पता है आप उस क्रम में पहले उसको ऐसे जमाएंगे, और लास्ट में जो नहीं पता है आप वो भी लिख पाएंगे। क्या कहलाता है आपका, बुद्धिशीलता कहलाता है। किसी बड़े टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे एक बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में बांट देना क्रमबद्ध तरीके से, मतलब जैसे नाव बनाना है तो पहले लकड़ी पे जाना, फिर क्या करना, उसको काटने के लिए आरी पे जाना, फिर उनको जोड़ने के लिए आना, फिर उनके साथ एक शेप बनाने पे आना। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। वैसे ही रूपरेखा में होता है ना, पहले उसके बारे में बताइए, ठीक है, फिर उसकी विशेषता बताइए, फिर उसका महत्व बताइए, फिर उसकी उपयोगिता बताइए, फिर क्या कीजिए, उसके बारे में जो जो खराब चीज़ें हैं, ठीक है, वो बताइए,
यही बोला जा रहा है। क्वेश्चन 37 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रोल प्ले। इनमें से कौन सा भूमिका निभाने के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, रोल प्ले के बारे में। द रोल प्ले ब्रिंग्स अ सिचुएशन फ्रॉम रियल लाइफ इनटू द क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है कि जो रोल प्ले है वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को क्लासरूम में लाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स फील दैट दे आर रियली यूजिंग द लैंग्वेज फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पस। बच्चों को लगता है कि वो वास्तव में भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं संचारी उद्देश्यों के माध्यम से। बिल्कुल ऐसा होता ही है। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट विथ लैंग्वेज दे हैव लर्न। बच्चे एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं किसके द्वारा, वो जो भाषा सीख चुके हैं उसमें, ठीक है, बात सही है। स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड टू डू द रोल प्लेज इन देयर टेक्स्ट बुक। बच्चों को टेक्स्ट बुक में सपोर्ट किया गया कि रोल प्ले करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तीनों बात सत्य है, ये वाली बात सत्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बाकी तो तीनों बातें सही हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। द इनपुट रिच एनवायरमेंट वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय द चिल्ड्रन हेल्प्स। इनपुट रिच एनवायरमेंट मतलब क्या होता है, इनपुट रिच का मतलब क्या होता है, इनपुट देना, कि जैसे खाना, खाने का आपने इनपुट दिया, पानी, पानी के लिए ये इनपुट दिया, पैसा, पैसे के लिए आपने ये इनपुट दिया। तो जो इनपुट रिच एनवायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वेयर, जहाँ द लैंग्वेज इज सीन, जहाँ एक भाषा दिखाई जाती है, नोटिस्ड, उसको नोटिस किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, वो सॉरी बच्चों के द्वारा, माफ कीजिएगा, हेल्प देम, वो मदद करता है किसमें, बच्चों को, क्या चीज़ में, टू मास्टर द ग्रामेटिकल रूल्स, ताकि बच्चे ग्रामेटिकल रूल से मास्टर हो जाए। ये तो गलत बात है, ग्रामेटिकल रूल की तो बात ही नहीं हो रही है। टू जनरेट मोर रूल्स ऑफ ग्रामर, बच्चे ग्रामर के और नियम बना पाए, क्योंकि ग्रामर की बात ही नहीं, भी नहीं हो पाएगा। टू लर्न एंड इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, टू लर्न बट कैन नॉट इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये बात भी गलत हो गया, ताकि बच्चे क्या कर सके, सीख पाए, ठीक है, ठीक है, टू लर्न और इंक्रीज, वो सीख पाए और बढ़ा पाए उनकी प्रवीणता किसमें, भाषा में, तो बात सही है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनपुट रिच एनवायरनमेंट दी जाती है। अगर बच्चे को वाटर नहीं पता है तो मैं अगर इशारा करूँ वाटर, तो बच्चा समझ गया कि पानी मांग रहा है, पानी क्या बोलते हैं, वाटर। बच्चे को पैसा नहीं पता, मैंने बोला कि मनी, मैंने क्या बोला, मनी, बच्चे को मनी नहीं पता, पैसा पता है, मैंने क्या बोला, मनी, तो समझ गया पैसे को क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 39, द टास्क एंड एक्टिविटीज इन लैंग्वेज लर्निंग शुड, ठीक है, जो टास्क और जो एक्टिविटी है भाषा सीखने में वो कैसे होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, बी बेस्ड ऑन द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, वो जो चैप्टर्स है, जो पार्ट है टेक्स्ट बुक के, उस पर आधारित होने चाहिए बोला जा रहा है। बी इन सिंपल लैंग्वेज, वो साधारण भाषा में होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ताकि वो बच्चे को प्रोवाइड करे, कर करके सीखना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नॉट बी रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक किसी भी अवधारणा संबंधित ना हो, ये होना चाहिए। याद रखिएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, वो प्रोवाइड करना चाहिए, बच्चों को अवसर प्रदान करे करके सीखने का, तो ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अप्रोच बेसिकली प्रमोट्स फ्लुएंसी, इनमें से कौन सा अप्रोच फ्लुएंसी, धारा प्रवाहता को क्या करता है, प्रमोट करता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो धारा प्रवाह नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, व्यवहार में आएंगे तो नहीं हो पाएंगे, तो बेसिक तौर पे संचारी अप्रोच, मतलब संचारी दृष्टिकोण, आप जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना ज़्यादा संचार करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा क्या हो पाएंगे, फ्लुएंट हो पाएंगे, धारा प्रवाह हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट इन योर लैंग्वेज क्लासरूम टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर्स, इनमें से कौन सा एक वुड यू अडॉप्ट, आप लेंगे किसमें, अपने भाषा कक्षा में, ताकि आप बढ़ा सके बच्चे के आलोचनात्मक सोच को, ताकि आप बच्चों को भी क्या बढ़ा सकें, आलोचनात्मक सोच को बढ़ा सकें, तो इनमें से कौन सा आप अडॉप्ट करेंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। रीडिंग अलाउड द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, बच्चों को बोलेंगे कि भैया क्लासरूम में जोर जोर से बोलो, ठीक है, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ा, केवल वो तो बस पढ़ रहा है, रट रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। राइटिंग द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, बच्चे को बुलाएंगे कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ब्लैक बोर्ड में लिखो, तो इसमें भी बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेगा, आलोचनात्मक सोच कैसे डेवलप करेगा। गिविंग सिचुएशंस एंड आस्किंग देम टू डिस्कस एंड सॉल्व देम अमंग द ग्रुप, बच्चे को क्या करेंगे, आप परिस्थिति देंगे और वो कहेंगे कि क्या करो, वो आपस में डिस्कस करो एक ग्रुप में और उसको सॉल्व करो, आपस में उस परेशानी को हल करो, तो एक्चुअल में यही बच्चे के आलोचनात्मक सोच को विकास करेगा, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजिंग अ हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गिविंग सिचुएशंस एंड आस्किंग देम टू डिस्कस एंड सॉल्व देम अमंग द ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए है
ये बी है, ये सी है, ये डी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब में ए लिख दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। वाइल गोइंग थ्रू द नोटबुक्स ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स द लैंग्वेज टीचर नोटिस्ड सम एरर्स एंड रियलाइज्ड। जब एक शिक्षक है वो क्लास 3 के बच्चे का नोटबुक मतलब कॉपी जो बच्चे का वो चेक कर रही थी, तो उसने क्या किया? कुछ मिस्टेक्स देखा। क्या क्या? उसने कुछ मिस्टेक देखा और उसने क्या रियलाइज किया? कुछ गलतियां देखी और उसने क्या रियलाइज किया? बताओ। चिल्ड्रन कमिट एरर्स एज दे आर केयरलेस। बच्चे गलतियां करते क्योंकि वो क्या है? केयरलेस है, लापरवाह है। ये नहीं हो सकता। मैडम को मतलब जो टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि भैया देख क्लास 3 का बच्चा है और इसका नोटबुक देख के उसकी गलतियों को देख के नहीं लगना चाहिए कि बच्चा लापरवाह है। वो गलती किया तो है कम से कम, मतलब उसने सही करने का तो प्रयास किया है। चिल्ड्रन आर कमिटिंग एंड रिपीटिंग एरर्स बिकॉज सी इज नॉट पनिशिंग देम। उसको ये लगना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो बार बार उस गलती को रिपीट करें क्योंकि वो बच्चों को पनिश नहीं कर रही, सजा नहीं दे रही है। नहीं तो बच्चों को सजा दे के सिखाना भी नहीं है अपने को। चिल्ड्रंस एरर्स आर नेचुरल एंड इंडिकेटर्स ऑफ देयर लर्निंग। जो बच्चे हैं उनकी जो गलतियां हैं वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और वो ये दिखाती हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चा सीख रहा है। और एक्चुअल जब हम सीखते हैं तभी गलती होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एज अ टीचर शी शुड इग्नोर सच एरर्स, दे आर सिग्निफिकेंट इन लर्निंग। शिक्षक को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए उनके किस पे? गलतियों पे जो कि महत्वपूर्ण ना हो। ऐसे कोई बात नहीं है, बस शिक्षक को हमेशा ध्यान देना चाहिए सारी चीज़ों पर, बशर्ते वो गलतियां ये दिखाने कि बच्चा सीख रहा है। और सीखते वक्त ही क्या होती है? गलती होती है। सब साइकिल चलाने सीखते वक्त बहुत बार गिरते हैं। तो अ लैंग्वेज टीचर शुड गिव टास्क दैट कैन बी डन इन पेयर और ग्रुप बिकॉज। जो एक लैंग्वेज टीचर है, जो एक भाषा शिक्षक है, शुड गिव उसको देना चाहिए क्या? टास्क दैट कैन बी डन, जो कि हो सके किसमें? एक ग्रुप में। तो एक भाषा शिक्षक को ग्रुप में करने वाले टास्क क्यों देने चाहिए? ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि चिल्ड्रन विल बी एबल टू फिनिश देयर वर्क क्विकली व्हेन वर्किंग टुगेदर, ताकि बच्चे अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर पाएं साथ में काम करने से। नहीं, इसका ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं। इट मिनिमाइजेस टीचर्स वर्क एज इंडिविजुअल अटेंशन इज डिफिकल्ट देन अ ग्रुप ऑब्जर्वेशन। ये जो शिक्षक है उसके काम को ये कम करता है, ये कम कर पाए ताकि अलग अलग बच्चों पे ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है एक ग्रुप पे ध्यान दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बच्चे को शिक्षक को हर बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर इन सच मीनिंगफुल टास्क। बच्चे क्या कर सकें? सपोर्ट कर सके, कर सके एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और क्या कर सकें? एक दूसरे से सीख सकें, ये बोला जा रहा है, ठीक है। बात तो बिल्कुल सही है। इट एनकरेजेस कॉम्पिटिशन, ये बच्चों में क्या कर सके? प्रतिस्पर्धा की भावना ला सके। ये बात गलत है। बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा का भावना नहीं लाना। तो क्या हो सके? बच्चे सपोर्ट करें एक दूसरे को और एक दूसरे से क्या कर पाए? सीख पाए। ये इसका मेन उद्देश्य है ऐसा करने का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्टोरीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। कहानियां बच्चे के भाषा सीखने के पहले वाले साल में, बताया था ना पहली कक्षा में स्टोरीज वगैरह क्यों सुनाते हैं, तो बताया जा रहा है, वही पूछा जा रहा है कि जो स्टोरी जो कहानियां होती है ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बच्चे के भाषा सीखने के पहले पहले जो भाषा शुरू बच्चा सीखता है उसमें वो जो स्टोरीज है वो कहानियां कैसे काम करती हैं? बताइए क्या करती हैं कहानियां का? फॉर मोरलाइजिंग, कहानी को नैतिकता के लिए सिखाया जाता है, सुनाया जाता है। इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनपुट्स दिए जाते हैं। फॉर रिपीटेशन एंड रिप्रोडक्शन, ताकि बच्चे क्या कर पाए? उसको रिपीट कर पाए और वापस निर्माण कर पाए। फॉर वंस सोसाइटी, बच्चे क्या करते? किसी की सोसाइटी को, अपने सोसाइटी को समझ पाए। क्यों कहानियां सुनाना चाहिए बच्चों को, ये कहा जा रहा है, बताइए जरा क्यों कहानियां सुनाना चाहिए बच्चों को, बताइए। फॉर मोरलाइजिंग, नैतिकता के लिए। इनपुट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ताकि बच्चा इनपुट ले सके और लैंग्वेज लर्न कर पाए। फॉर रिपीटेशन, तो याद रखिएगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 44 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा लंबा चौड़ा है, बस इसको पढ़िए। अ टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स लॉट्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स लाइक गुड, ब्यूटीफुल, बैड, कलरफुल, ओल्ड, यंग। मतलब कक्षा 5वीं की जो शिक्षक है वो बहुत सारे बच्चों को शब्द देती है, जैसे कि गुड, ब्यूटीफुल, बैड, कलरफुल, ओल्ड, यंग। मतलब अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, पुराना, नया, ठीक है। ओल्ड मतलब क्या हुआ? बुजुर्ग, पुराना, यंग मतलब क्या हुआ? जवान। एंड व्हेन लर्नर्स हैव नोटिस्ड दीज वर्ड्स, और जब बच्चे इन शब्दों को नोटिस कर लेते हैं, समझ जाते हैं, शी नेम्ड देम एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तब शिक्षक उनको नाम देती है इन शब्दों को। ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, डिस्क्राइब करने वाले, किसी के बारे में जानकारी देने वाले शब्द हैं। लेटर, उसके बाद she gives more sentence in which the learners are asked to supply these describing words,
फिर बच्चों को वो और सेंटेंस देती है और कहती है कि इन शब्दों को क्या करो, इनमें फिट करो, इनमें सप्लाई करो जो भी शब्द हमने दिया है, ठीक है। एट द एंड शी ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स दैट दीज वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स, और लास्ट में वो बच्चों का अटेंशन ग्रैब करती है, बोले बेटा इधर देखो, इधर सुनो, कि जो सारे वर्ड्स जो थे जिनको मैंने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा वो वास्तव में क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। व्हाट दिस स्ट्रेटजी नोन एज, तो ये स्ट्रेटजी क्या कहलाता है, ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजी, कॉन्शियसनेस रेजिंग, टीचिंग एडजेक्टिव्स, कंटेंट बेस्ड ग्रामर। ये एडजेक्टिव तो पढ़ाई नहीं रही है, ठीक है, पेडागोजी में ग्रामर का तो कोई रोल ही नहीं है। ग्रामर, ये देखिए ग्रामर वाला बात है, ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजी, ग्रामर टीचिंग है ही नहीं। कंटेंट बेस्ड ग्रामर, यहाँ भी ग्रामर है, ये भी नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस राइजिंग, मतलब क्या करना, राइज करना, कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता से, चेतन मन से क्या करना, राइज करना, बढ़ावा देना, चेतना को क्या करना, बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं अपन, देखिए ये भी बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। With the help of a pointer, the teacher points at 3 red pens and 2 blue pencils lying on the table. एक पॉइंटर है टीचर का, हमें कोई मान लीजिए स्टिक वगैरह, वो पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है कैसे, 3 रेड पेन्स को, 3 लाल कलम को और 2 नीले पेंसिल्स को, 2 नीले पेंसिल को जो कहां पर रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। फिर देखिए आगे बढ़ रहा है, पॉइंटिंग एट 1 पेंसिल ही सेज, एक पेंसिल को वो पॉइंट करके बोलता है शिक्षक, दिस पेंसिल इज ब्लू, ये जो पेंसिल है क्या है, वो नीले रंग की है, ब्लू है। ही देन पॉइंट्स एट 2 पेन्स एंड सेज, फिर उसके बाद वो दोनों पेन पे पॉइंट करता है और कहता है दीज पेन्स आर रेड, ये दोनों पेन क्या है, रेड है, दोनों पेन्स क्या है, लाल है। ही टेक्स 1 पेन इन हिज हैंड, वो एक पेन को अपने हाथ में पकड़ लेता है ऐसे करके, ठीक है। एंड वाइल पुटिंग 1 पेंसिल इन हिज पॉकेट, और जबकि एक पेंसिल को वो अपने जेब में रख लेता है, क्या करता है, एक पेंसिल को अपने जेब में, एक पेन हाथ में पकड़ लिया उसने, एक पेंसिल अपने जेब में रख लिया, ठीक है। आई हैव 1 पेन इन माई हैंड एंड आई एम नाउ पुटिंग ऑन 1 पेंसिल इन माई पैकेट, और कहता है कि मेरे हाथ में अब एक पेन है और मैं एक पेंसिल को अपने जेब में रख रहा हूं, ऐसा वो शिक्षक कह रहे हैं। द अबव इलस्ट्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग, ठीक है, ये जो चित्रण है ये सबसे अच्छा किस चीज को बताता है, कौन से दृष्टिकोण को बताता है पढ़ाने के, ये कहा जा रहा है। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। सिचुएशन मतलब क्या होता है, परिस्थितिजन्य दृष्टिकोण, कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब क्या हुआ, संचारी दृष्टिकोण, डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच मतलब क्या हुआ, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या था, प्रदर्शन दृष्टिकोण, डायरेक्ट अप्रोच प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, ये क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है आपका सिचुएशन अप्रोच, क्या है ये सिचुएशन अप्रोच, मतलब परिस्थितिजन्य दृष्टिकोण है कि वो परिस्थिति को वो दिखा रहा है सबके सामने, तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। मिस आशाज क्लास इज डूइंग निगेटिव सेंटेंस इन क्लास, जो एक आशा नाम की एक जो टीचर है उनके क्लास में वो बच्चों को निगेटिव सेंटेंसेस बनाने को बोल रही है, बेटा सबका निगेटिव सेंटेंस बनाओ। मिस आशा गिव्स अ सेंटेंस टू द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेल इट्स निगेटिव, जो फिर मिस आशा क्या करती हैं, बच्चों को एक सेंटेंस देती है, वाक्य देती हैं और उनसे अपेक्षा करती हैं कि इसका भी निगेटिव बनाओ। तो ऐसे में मिस आशा क्या चीज को फॉलो कर रही हैं, याद रखिएगा, मतलब वो अपने क्लास में बोले कि सबका निगेटिव बनाना है, ठीक है, सारे सेंटेंस को, और वो एक पॉजिटिव सेंटेंस देती है, बोलती है बेटा इसका भी क्या कराओ, निगेटिव बनाओ। तो बताओ मिस आशा क्या फॉलो कर रही है अपने क्लास में, किस चीज का अनुसरण कर रही है, रिपीटेशन एंड ड्रिल इन हर क्लास, ठीक है, पुनरावृत्ति और अभ्यास करवा रहे हैं अपने कक्षा में, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल इन हर अभ्यास, ठीक है, मतलब बदलाव, मतलब रूपांतरण अभ्यास करा रही है अपने क्लास में, कंप्लीशन ड्रिल इन हर क्लास, कंप्लीशन ड्रिल करवा रही है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल इन क्लास, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल करा रही है, मतलब प्रतिस्थापन अभ्यास करा रही है। तो एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल करवा रही हैं, मतलब क्या कर रही है, रूप परिवर्तन वाला, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूप परिवर्तन, रूपांतरण अभ्यास करा रही हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव में कैसे रूपांतरण करना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन 48 क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी हेल्प्स इन, ब्रेनस्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता किस चीज़ में मदद करता है, मैं अभी आपको 2 बार समझा चुका हूँ बुद्धिशीलता। जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, स्ट्रेस द, मतलब क्रिएटिव आइडियाज मतलब नए नए विचारों को जनरेट करना, स्ट्रेसिंग द ब्रेन दिमाग पर जोर डालना, जनरेटिंग क्वेरीज, ठीक है, क्वेरीज जनरेट करना, मतलब क्वेरीज समझते हैं ना, क्वेरीज मतलब समझते हैं ना, मतलब जानकारी, क्वेरी पूछताछ, क्वेरी जनरेट करना, गिविंग फीडबैक, फीडबैक देना, क्या करना, फीडबैक देना,
फीडबैक देना। तो अच्छा बताओ क्या हो जाएगा इसमें, जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग का संबंध केवल और केवल किससे है, आइडियाज से। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आते हैं अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, विच मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग देयर स्पीकिंग स्किल्स, इनमें से कौन सा विधि मदद करता है बच्चों को अपने बोलने के कौशल को बढ़ावा देने में, उसका विकास करने में। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचना से कोई संबंधित नहीं है, स्ट्रक्चर से। कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, बनाने से भी कोई संबंध नहीं। कम्युनिकेटिव अप्रोच, हाँ बिल्कुल, बोलने का संबंध कम्युनिकेटिव से, ग्रामर ट्रांसलेशन से भी नहीं है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है वो मदद करता है स्पीकिंग स्किल को, मतलब बोलने के कौशल को बढ़ावा देने में। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एन अप्रोच टेल्स अस, एक अप्रोच हमें क्या दिखाता है। याद रखिएगा, हमको अप्रोच बताता है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है ये अप्रोच डिसाइड करता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, व्हाट टू टीच। हाउ टू टीच ये है, ये मेथड बताता है, क्या करता है, ये मेथड है वो बताता है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है ये अप्रोच बताता है, क्या करता है, ये अप्रोच बताता है कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, कैसे पढ़ाना है ये मेथड बताता है। होम टू टीच इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है कुछ नए जानकारी आपको इस वीडियो में भी मिली होंगी। जिनको भी ये पूरा पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रिपरेशन बाय भूषण सर के नाम से है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।